सो क्लास, आज का हमारा जो टॉपिक है वह ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या कि ट्रांसक्रिप्शन होता किसके अंदर है, किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? चाहे वो ह्यूमंस हो, फ्लावर्स हो या बैक्टीरिया हो, तीनों के अंदर डीएनए होता है और तीनों में ये चीज जो है ये कॉमन है। क्या है कॉमन? डीएनए। अब जब ये तीनों चीज कॉमन है, इन तीनों चीजों में जब ये कॉमन डीएनए है तो ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर होगा? डीएनए के अंदर। ठीक है, सो बिफोर नोइंग द बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वी हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जब हम उसके बेसिक्स पर आएंगे तो पहली जो चीज है वो क्या है? वो है कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए है उसमें हम ये एक चीज देख रहे हैं कि इसके पास जो बेस पेयर्स होते हैं, कौन कौन से बेस पेयर्स होते हैं? थायमिन, एडेनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन। ठीक है, अब ये डीएनए होता कहाँ पर है? ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। और इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो आप ये जो पोर्शन देख रही हैं ये जो है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो है ये है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये देखिए जो इसमें थायमीन होता है, एडेनाइन होता है, these adenine and thymine these pair with each other, okay, and guanine and cytosine pair with each other. But what are adenine, thymine, guanine and cytosine? These are the nucleotide bases, okay, and these nucleotide bases are made up of nitrogenous base and sugar molecule with the phosphate side present here, okay. और जो फॉस्फेट साइड जो प्रेजेंट होता है ये 5 प्राइम में होता है और जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो 3 प्राइम में होता है। जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है वो OH से होता है। ठीक है, सो टोटल देयर आर 4 डिफरेंट डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एंड दे आर डिफाइंड बाय स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस बाय एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स derive their name from the nitrogenous base they contain. They owe much of their structure and bonding capabilities to their deoxyribose molecule. ठीक है, the central portion of this molecule contains 5 carbon atoms arranged in the shape of a ring, and each ring in the is referred by a number followed by the prime symbol. ये रहा प्राइम सिंबल हमारा। ठीक है, 5 कार्बन एटम इज द साइट एट विच फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियोटाइड। Approximately the area surrounding this carbon atom is known as 5 end or 5 prime end of the nucleotide. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहा है, ये हमने इंग्लिश में तो बोल लिया, बट व्हाट इट इज डिफाइनिंग या व्हाट ये समझाने की कोशिश क्या कर रहा है कि जो 5 प्राइम कार्बन एटम है, ठीक है ना, वो कहां पे प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप के साइड पे। ओके, एंड वो जो फॉस्फेट ग्रुप के साइड पे प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसी तरह ऑन द अदर साइड ऑफ द डीऑक्सीराइबोज रिंग इट इज द 3 प्राइम कार्बन, जिसको हम क्या कहते हैं? 3 प्राइम एंड। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो है दिस इज नॉट अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप के पास अटैच्ड नहीं होता है, ये अलग से प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर इन अ सीरीज
they form a structure known as polynucleotide. At each point of juncture within a polynucleotide, the 5' end of the one nucleotide attaches to the 3' end of the adjacent nucleotide through a connection called phosphodiester bond. It is this alternating sugar phosphate arrangement that forms the backbone of the DNA molecule. तो हमारे क्वेश्चन आता है कि what forms the backbone, this is N, backbone of DNA molecule. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शुगर फॉस्फेट अरेंजमेंट. और इनको जो हम शुगर फॉस्फेट अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में, या तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है, या तो सिर्फ शुगर फॉस्फेट आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसमें से करेक्ट आंसर बताइए. तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे हमें सीधा डायरेक्ट हमें आंसर मार्क करना है शुगर फॉस्फेट अरेंजमेंट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. सो जो हम जानते हैं जैसे कि डीएनए इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स. ठीक है, आपने देखा कि चाहे वो मैन था, ठीक है, या फ्लावर था, या वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट था, जो हमने पहली स्लाइड में देखी थी. ठीक है, इन तीनों के पास हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इनके पास क्या होता है? डीएनए होता है. ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट कंटेन न्यूक्लियाई आर क्लासिफाइड एज यूकैरियोट्स. तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है that are called as eukaryotes, and DNA is housed within the nucleus. जो DNA होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है. किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. और ये न्यूक्लियस किस में होता है प्रेजेंट? ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. ठीक है, so now organisms composed of cells that lack nuclei are classified as prokaryotes. So organisms which are devoid of nuclei or which do not contain nuclei, they are known as prokaryotes. and ये जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस इज प्रोकैरियोट्स डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस. ओके, सो अब यहां पे एक चीज हम देख रहे हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी. क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसके पहले में पता होना चाहिए कि वो हो क्यों रहा है. ठीक है, या उसके पहले क्या चीज होती है. तो ये जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी है वो क्या बताती है? वो हमें ये बताती है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है यहां पे ये करवाता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन. और डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए फॉर्म्स डीएनए. ठीक है, रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए फॉर्म्स डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए फॉर्म्स आरएनए, एंड इन ट्रांसलेशन आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन. और ये जो प्रोटीन है ये कहां पे जाता है, कहां पे फॉर्मेशन होती है? इसकी राइबोसोम के अंदर. सो एक चीज हमने अभी तक पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एटीपी. ठीक है, इट इज द एटीपी यहां पे दिख नहीं रहा है आपको. ठीक है, एंड इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड राइबोसोम इज द, ये जो राइबोसोम है दिस इज द प्रोटीन मशीनरी ऑफ द सेल.
ओके तो ये जो होता है हमारा राइबोसोम, दीज आर द प्रोटीन मशीनरी, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हाट डज द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सेज? यहां पे हम डायग्राम देख रहे हैं, डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए के पास एक्सॉन है, इंट्रॉन्स है, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सॉन आ गया है, हर जगह से एक्सॉन एक्सॉन आके इसने हमारे पास क्या बना दिया है, एमआरएनए, यानी यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। बट इसका बेसिक आइडिया है क्या कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो एक्सॉन एंड इंट्रॉन है, दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, वाइल जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसके अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होगी, ठीक है। द मेन पोर्शन विच इन्वॉल्व्स इन द यूकैरियोट्स इज दैट इंट्रॉन इज स्प्लाइस्ड इन द यूकैरियोट्स as introns are present in DNA, while in prokaryotes introns are not there, so there is no splicing in prokaryotes, ठीक है। So transcription involves the synthesis of mRNA chain, ठीक है। Transcription involves the synthesis of mRNA chain and it takes place by usual process of complementary base pairing, catalyzed and scrutinized by enzyme RNA polymerase, the enzyme which is involved in transcription. What is the name of the enzyme? That is RNA polymerase. RNA polymerase is the name of the enzyme. It occurs unidirectionally, that एक ही डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है, in which RNA chain is synthesized from 5 prime to 3 prime. अब हम आगे देखेंगे कि ये होता कैसे है, या इसके अंदर टोटल इसकी पूरी मैकेनिज्म हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, ओके। सो दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है which helps in the catalysis of reaction, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम्स हैं यहां पे हमारा प्रोटीन्स बनता है, ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है और ये एक यूकैरियोट्स है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर हमें न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है कहीं पर, जबकि यहां पर ये जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, एंड यहां पे जो बैक्टीरिया है यहां पे आरएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज भी ऐसे आके अटैच होता है, सॉरी डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है एंड आरएनए ऐसे आके अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इन द यूकैरियोट्स देयर इज प्रीकर्सर एमआरएनए, आफ्टर दैट देयर इज प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में क्या क्या तीन चीजें होती हैं प्रोसेसिंग में, 5 कैप 3 प्राइम पॉलीएडेनिलेशन एंड इंट्रॉन रिमूवल होता है, दो उसके बाद फॉर्मेशन होती है एमआरएनए की, एंड आफ्टर दैट देयर इज पॉलीपेप्टाइड बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा था बेसिक कंसेप्ट। सो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब हमारे पास डीएनए में तो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है ना, ठीक है। जब डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो दोनों क्यों नहीं होता है? व्हाई द सिंगल इज कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? It is because the strand act as a template and they would code for RNA molecule with different sequences, and in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acids in the protein would be different. Hence, one segment of the DNA would be coding for 2 different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. तो what does this say? ये कहता क्या मतलब? इसका कहने का ये मतलब है कि अगर दोनों कोड करने लगेंगे तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग
the RNA or mRNA, it will make RNA molecule. Okay, and अगर ये RNA molecule बनाएगा तो it would complicate the genetic information transfer machinery, और फिर पूरी मशीनरी गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं होगा. Second point, two RNA molecule if produced simultaneously they will complementary to each other. ठीक है, अगर दोनों साथ में ही हो जाएंगे तो they will be complementary and hence would form double stranded RNA. This would prevent RNA being translated into protein. अगर वो हमारा डबल स्ट्रैंड RNA बन जाएगा तो वो हमारा प्रोटीन नहीं बन पाएगा. तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, DNA से जो RNA बनता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA बनेगा एंड उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड RNA से हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अब इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, ये हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इट इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस. Okay, and it consists of promoter, RNA coding sequence, and terminator. There is one thing that we have to keep in mind, that there is one coding strand and one is template strand. Okay, so what does this whole transcription unit says? So what does it says? That it is a selective process. ठीक है, it is a selective process. ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये सेलेक्टिव प्रोसेस होता है. ईच ट्रांसक्रिप्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जैसे इन यूकेरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट typically carries the information of just one gene and termed monocytonic transcription unit, while in prokaryotes a set of adjacent genes is often transferred as a unit and it is termed as polycystonic unit. ठीक है, the immediate product of transcription is called as primary transcript. एक चीज ध्यान रखनी है कि immediate product of transcription क्या होता है. तो जो immediate product of transcription होता है वो होता है हमारा primary transcript. This can be asked in the question. So convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of a transcription unit. Two strands have opposite polarity. हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कोई भी डीएनए है, एक जो उसका स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, दूसरा जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है. Okay, and the DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime. The strand with polarity, that is 3 prime to 5 prime, acts as a template and is referred to as template strand. Okay, so now the other strand with polarity 5 prime to 3 prime, एक जो था वो था हमारा 3 prime to 5 prime, इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड. एंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए. एक चीज ध्यान रखिए, सीक्वेंस तो सेम रहेगा लेकिन थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में हमारा जो थाइमिन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसके जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन. जो सेम सीक्वेंस है वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा. कौन सा डिस्प्लेस किया जाएगा, थाइमिन, एंड उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल. एंड स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड व्हिच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड. जब ये किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करता है फिर भी हम इसी को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. क्यों कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगा. अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि ऑल द रेफरेंस पॉइंट while defining a transcription unit is made with a coding strand. So अब हम जानते हैं कि हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं जबकि ये किसी चीज को कोड भी नहीं करता है. हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो होता है ये किस में जाता है, फिर सेम सीक्वेंस में कोड होता है आरएनए में, इसलिए हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं.
सो नाउ कमिंग टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अब हम इसको जो बेसिक पोर्शन है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, टाटा बॉक्स, टीजीटी, टीजीए बॉक्स, ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये इसके बारे में जानते हैं। इतना सा पोर्शन जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज द प्रोमोटर रीजन, एंड द प्रोमोटर रीजन कंसिस्ट ऑफ टाटा बॉक्स एंड टीटी जीए सीए। ओके, एंड ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्राइब्ड रीजन, जो ट्रांसक्राइब हो चुका है। ठीक है, यहां पे होते हैं हमारे पास टर्मिनेशन सिग्नल्स, कौन कौन से, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम डीएनए, एंड दिस पोर्शन इज आरएनए। ओके, एंड इनको हम एक और चीज कहते हैं, फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस। किसको कहते हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस? ये 5 प्राइम को जिससे हमारा आरएनए बनता है, इधर से 3 प्राइम जिससे हमारा आरएनए बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस। So since the transcript is identical in sequence with one strand of DNA, therefore it is called as coding strand। और हमने देखा कि therefore it is called as coding strand and the coding strand is complementary to each other। ठीक है ना, और जो coding strand जिसके complementary होगा वो कौन सा होगा, template strand। अब एक चीज और ध्यान रखना है हमें इसमें कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके पास हमारा एक प्लस स्ट्रैंड होता है, एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसके पास प्लस स्ट्रैंड आएगा और इसके पास हमारा नेगेटिव स्ट्रैंड आएगा। ठीक है, सो नाउ अब हम आते हैं प्रोकैरियोट्स पे। ठीक है, जब हम प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रमोटर में क्या होता है, नॉन टेम्पलेट में क्या होता है, या ट्रांसक्रिप्शन साइट पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए कि बैक्टीरियल प्रमोटर में क्या क्या होता है प्रेजेंट, और बैक्टीरियल प्रमोटर में ये कैसे चलता है, या प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसका। ओके, सो इसका जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है 3 फेज में होता है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा जो हमारे पास आता है वो है टर्मिनेशन। ओके, दीज आर द 3 प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व्ड, चाहे ये प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। करेंटली हम बैक्टीरियल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बैक्टीरिया के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ये 3 प्रोसेस होते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये हमारा डीएनए है, ये अपस्ट्रीम डीएनए है, ये डाउनस्ट्रीम डीएनए है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो हमारे पास इसमें यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, उनके कौन कौन से होते हैं, सिग्मा 3.2, सिग्मा 4, सिग्मा 3.1, सिग्मा 2 एंड एंटी चैनल, और एक और होता है सिग्मा 1। ठीक है, इस साइड जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो बीटा स्ट्रेंसर होता है, बीटा पिंसर होता है। ठीक है, सो नाउ अब हम एक चीज देखेंगे कि इनिशिएशन में होता क्या है। सो व्हाट हैपेंस इन इनिशिएशन, यहां से समझते हैं कि व्हाट हैपेंस इन इनिशिएशन, कि इट डिस्क्राइब्स द सिंथेसिस ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स इन आरएनए। हमें लगता तो है कि ये यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट, लेकिन शुरू कहां से होगा, ये इनिशिएशन से, यहां से। ओके, सो इनिशिएशन में क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड bonds in RNA. Okay, and what does it contains? Promoter. अब ये जो promoter ही तो है ना जिसकी वजह से initiation होगा, and promoter can be defined as, it can be defined as cis acting position dependent
DNA sequence necessary for accurately and efficiently initiating transcription of the gene. Okay, so अगर हम प्रोमोटर को डिफाइन करने जाएंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? That it can be defined as the cis-acting position-dependent DNA sequence necessary for accurately and efficiently initiating transcription of the gene. Okay, and अब हम इसमें आते हैं यहां पर जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है? तो दिस इज द कॉन्सेंसस सीक्वेंस, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीनबाउ बॉक्स, प्रीनबाउ बॉक्स। ओके, अब एक और चीज कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस है, वो है -35। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें एक तो प्रीनबाउ बॉक्स होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या वो सिर्फ -10 कॉन्सेंसस सीक्वेंस को कहते हैं? नहीं, वो दोनों को कहते हैं। ओके, एंड इट कंटेन्स टोटल 6 बेस पेयर्स। ओके, इट कंटेन्स टोटल 6 बेस पेयर्स। कौन कौन से यहां पे? थायमिन, थायमिन, गुआनाइन, एडिनाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन। और यहां पे जो -10 में कौन कौन से हैं? थायमिन, एडिनाइन, थायमिन, एडिनाइन, एडिनाइन एंड थायमिन। ओके, and the -10 and -35 regions are designated to reflect approximate distance in the nucleotides from the start site। जैसा हमने देखा था, स्टार्ट साइट हमारा कौन सा था? यहां पर था ना हमारा स्टार्ट साइट, ये वाला, ठीक है? तो यहां पर जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो -10 and -35 है क्या। अब हमें पता रहना चाहिए कि ठीक है हमारे पास these are the Prinzbaum boxes have 6 base pairs, बट क्यों होते हैं? तो ये इसलिए होते हैं because these reflect the approximate distances in nucleotides from the start site। यहां पे भी हमारे पास स्टार्ट साइट है, एंड इसके पहले जो है these are the Prinzbaum boxes and these reflect the distances। किससे? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है? एंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग द -35 and -10 साइट इज बिटवीन 16 and 18 बेस पेयर। ओके, एंड इसके साथ -10 का हेक्सामर होता है, लाइंग बिटवीन 6 to 7 बेस पेयर अप स्ट्रीम। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हम ये देखेंगे कि सब यूनिट्स ऑफ सेलुलर डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या होती हैं। तो जो सब यूनिट्स ऑफ आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज अगर आएंगे तो यूकैरियोटिक्स में अलग होंगे, आर्की बैक्टीरिया में अलग होंगे, एंड बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज में अलग होंगे। क्लास 1 सब यूनिट होगी, क्लास 2 सब यूनिट होगी। ओके, सो इट इज आरएनए पॉलीमरेज बेस 1 polymerase 1 for eukaryotic polymerase 2, 3, 6 and 11, while in archaebacteria RNA polymerase it is A prime plus A double prime और A dash plus A double dash, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद बीटा, फिर D, फिर K, फिर L, and here फिर बीटा डैश, बीटा, अल्फा 1, ओमेगा एंड अल्फा 2। जबकि क्लास 2 सब यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? RPB4, RPB5, RPB7, RPB8, RPB10, RPB12। यहाँ पे आ जाएगा F, H, E, G, N and P, while no such things are present in bacterial polymerase। Okay? So, अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, bacterial dependent RNA polymerase। So, what does this means? इसका मतलब क्या होता है? The DNA dependent RNA polymerase of bacteria E. coli exist in approximately 400 kilodalton core। ओके, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? 400 किलो डाल्टन। एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा सब यूनिट्स, 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स, ये ध्यान रखना हमें, जो कि सिमिलर नहीं होते किसके? बीटा एंड बीटा डैश के। लेकिन ये बीटा एंड बीटा डैश भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं,
यानी हमारे पास 2 अल्फा हो गए, 2 बीटा हो गए, 1 ओमेगा एंड अ सिग्मा यूनिट, और बीटा इज टू द कैटालिटिक सब यूनिट। ये सब कहां प्रेजेंट होंगे? यहां पे। ये हमारा क्या है? कोर एंजाइम। ओके, सो ऑल दिस मेक्स द कोर यूनिट और द कोर एंजाइम। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यहां पे हम एक चीज देखते हैं, हर एक सब यूनिट की मॉलिक्यूलर साइज हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, अल्फा 36.5 किलो डाल्टन, टोटल कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। इसका फंक्शन क्या होता है? चेन इनिशिएशन इन इंटरेक्शन विद रेगुलेटरी प्रोटीन्स, while in beta it is 151 kilodalton chain initiation in elongation। बीटा डैश में क्या होता है? 155 किलोडाल्टन का साइज एंड इट इज यूज्ड फॉर डीएनए बाइंडिंग। एंड सिग्मा का कितना होता है? 70 किलोडाल्टन, इट इज अ प्रोमोटर रिकॉग्निशन। सो इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स नॉन स्पेसिफिकली टू डीएनए विथ लो एफिनिटी, while the role of sigma is to direct the polymerase to promoters by binding specifically to -35 and -10 sequences, leading to the initiation of transcription। तो ये जो सिग्मा यूनिट है हमारा, that leads to the initiation of transcription। okay, so function of omega is अभी तक unknown है। okay, so हम यहां कर रहे थे प्रोमोटर के बारे में इनिशिएशन से। इनिशिएशन के बाद क्या आता है हमारे पास? जो इनिशिएशन के बाद हमारे पास आता है वो होता है इलोंगेशन। सो व्हाट डज द इलोंगेशन टेल्स अस? इलोंगेशन टेल्स अस द मूवमेंट। ये रहा हमारा इलोंगेशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी, इलोंगेशन का मतलब बड़ा होना। ठीक है ना, लेकिन यहां पर ये कह क्या रहा है कि इसके अंदर जो इलोंगेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? करेक्ट, क्योंकि पहला क्या था हमारा? इनिशिएशन। उसके बाद इनिशिएशन को इनिशिएट किसने किया? प्रोमोटर ने। उसके बाद हमारे पास आएगा इलोंगेशन। इलोंगेशन में हमें नाम से नहीं पता चल गया कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? व्हाट डज इट से? इलोंगेशन में होता क्या है? सो इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल बाय डिसरप्शन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। अब यहां पर जो ये है, ये दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन बबल। ओके, इसको क्या कहेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल बाय डिसरप्शन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। जब डीएनए स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो मूवमेंट होगी ट्रांसक्रिप्शन बबल की, जो कि यहां पे हो रही है। ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी टर्मिनेशन में कैसे होता है और क्या क्या होता है, लेकिन पहले हम इलोंगेशन समझ लेते हैं। सो द एंजाइम मूव्स अलोंग द डीएनए। ठीक है, जो एंजाइम होता है वो डीएनए के साथ मूव करता है एंड एक्सटेंड्स अलोंग द ग्रोइंग आरएनए चेन, एंड एज द एंजाइम मूव्स इट अनवाइंड्स द डीएनए हेलिक्स to expose a new segment of template in a single stranded condition. The nucleotides are covalently attached to expose a new segment of the template in a single stranded condition। अब देखो, मैंने बोला, तुमने सुना, बट सिर्फ सुनने से तो होगा नहीं, इसे समझना भी पड़ेगा। तो एक चीज हम देखते हैं कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल फूटेगा तब ये आरएनए की जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की वो एक्सटेंड होगी, शुरू नहीं होगी, क्योंकि शुरू तो कहां पे हुई थी? इनिशिएशन में। एक्सटेंड होगी। ठीक है, लेकिन कब होगा ये? जब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो टूटेगा। ठीक है, तो जब डीएनए टूट के जब स्ट्रक्चर मूव्स अलोंग द ग्रोइंग आरएनए चेन, टूट जाएगा और आरएनए चेन आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर जो इसके साथ साथ हमारा जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज। ये जो हमारा एंजाइम है, इट अनवाइंड्स द डीएनए हेलिक्स टू एक्सपोज अ न्यू सेगमेंट ऑफ द टेम्पलेट। ओके, ये उसको खोलेगा, किसको? डीएनए हेलिक्स को,
जो हेलिकल मॉडल होता है ना उसका, इस मॉडल को वो ब्रेक करेगा। कौन ब्रेक करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। एंड अ न्यू सेगमेंट ऑफ टेम्पलेट इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कंडीशन विल बी देयर। ओके, एंड ड्यूरिंग इलोंगेशन व्हेन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स, when RNA polymerase transcribes DNA, ठीक है, there is unwinding and rewinding। दोनों चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जब ट्रांसक्राइब करेगा डीएनए को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो देयर विल बी फर्स्ट अनवाइंडिंग एंड देयर विल बी सेकेंड rewinding। Okay, and as RNA polymerase move forward along the double helix, it generates positive supercoils। ये आगे हमारे पॉजिटिव सुपरकॉइल्स जनरेट करेगा एंड लीव्स नेगेटिव सुपरकॉइल्स बिहाइंड। मतलब क्या हुआ इसका कि जो आगे आगे हमारा ये है, जो आगे जैसे कि दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन इज द अहेड पोर्शन, एंड जो पीछे रह जाएगा, ये जो पोर्शन रह जाएगा, ये कौन सा पोर्शन होगा? द ट्रेलिंग पार्ट। ओके, जिसको हम कहेंगे पीछे वाला, ठीक है, ये नेगेटिव में जाएगा एंड ये पॉजिटिव में जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेशन। ठीक है, जो टर्मिनेशन आएगा उसमें क्या होता है? टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको पूरा बना चुका होता है, किसको? आरएनए को। ठीक है, इन दिस पोर्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एंड जब ये एमआरएनए बन जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास जो आएगा वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन ऑफ द पॉइंट एट विच नो फर्दर बेसेस शुड बी एडेड टू द चेन, एंड द सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड द टर्मिनेटर। जो सीक्वेंस है होगा, जिसके लिए जो डीएनए के लिए रिक्वायर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटर। जो बैक्टीरिया यूज करता है ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक टर्मिनेशन एंड रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट विल बी इंट्रिंसिक टर्मिनेशन एंड सेकेंड विल बी रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओके, सो आगे चलते हैं। नाउ प्रमोटर एंड इनिशिएटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। हमने एक बेसिक पढ़ लिया, एक ओवरव्यू ले लिया, लेकिन हमें अब एक एक चीज इनके बारे में जानना होगा। सो व्हाट इज प्रमोटर? डीएनए सीक्वेंस ऑन टू विच ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी बाइंड्स एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है ये बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी पे एंड इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। और कहां पे प्रेजेंट होता है? एट -10 एंड -35 रीजन्स ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द इनिशिएशन साइट, एंड देयर आर 2 प्रमोटर कॉन्सेंसस। आप यहां से नोट्स ले सकते हैं। और द रीजन्स दैट आर सिमिलर अक्रॉस ऑल प्रमोटर एंड अक्रॉस बैक्टीरियल स्पीसीज। द -10 कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंसेस आल्सो कॉल्ड द -10 रीजन, आल्सो कॉल्ड एज टाटा ऑब्जर्व। सिर्फ इतना सा हम लिखते हैं, या फिर अगर हम पूरा देखेंगे तो TA होता है। ओके, while the -35 sequences TTGA-CA is recognized and bound by enzyme sigma. Once this instruction is made, the subunits of the core enzyme bind to the site. The AT-rich region, -10 region, facilitates unwinding of the DNA template and the several phosphodiester bonds are made. Okay? So, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? The transcription initiation phase ends with the product of abruptive transcripts which are polymers of approximately 10 nucleotides that are made and released. मैंने आपको समझा दिया था, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। So now
कमिंग टू द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट स्टेप। पहला स्टेप क्या था जो मैंने आपको बताया था वहां पे, आरएनए पॉलीमराइज होलो एंजाइम ई सिग्मा मस्ट बाइंड टू डीएनए एंड इट लोकेट्स अ प्रोमोटर पी। उसके बाद क्या आएगा, ई प्रोमोटर डीएनए कॉम्प्लेक्स अंडरगोज अ टेम्पलेट डिपेंडेंट कंफर्मेशनल चेंज and unwinds or melts the DNA in and around the transcription site start at +1. This complex is termed as pre-initiation complex or PIC. Okay, the unwinding allows the site of E sigma to access the template strand, which dictates the sequence of ribonucleates to be polymerized into RNA. उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड देन एसोसिएट्स विद द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट ऑन द बीटा सब यूनिट ऑफ द एंजाइम and in the presence of next appropriate nucleotide bound to the polymerase, RNA polymerase catalyzes the formation of first phosphodiester bond, and the nascent chain is now attached to the polymerization site on the beta subunit of the RNA P. This reaction is termed as initiation. The nascent dinucleotide retains the 5-triphosphates of the initiating nucleotide. So initiation of transcription of prokaryotes भी हमने यहाँ पे देख लिया. Now coming to the diagram. So what happens कि ये जो है हमारा DNA है, ये हमारा RNA एंजाइम है, ये दोनों आके अटैच हुए, ठीक है. फिर ये क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स द प्रोमोटिंग प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स एंड ओपन्स द प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स. ओके, जैसे कि ये पोर्शन है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस दैट देयर इज इनकॉर्पोरेटिंग द फर्स्ट फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स. कुछ न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अंदर जाएंगे एंड आफ्टर दैट देयर विल बी प्रोमोटर क्लियरेंस. ओके, जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन बबल. मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जब ये ब्रेक होगा ट्रांसक्रिप्शन बबल, तब ये हमारा नेक्स्ट में जाएगा. और नेक्स्ट क्या होता है, इलोंगेशन. तो ये इलोंगेशन का पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है. दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, येलो पोर्शन, एंड दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. दिस इज द होल इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल. And this yellow portion is simply called as RNA polymerase enzyme. इसकी वजह से सारा रिएक्शन होता है, ठीक है. And this portion is the active site. Active site क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर से हमारा DNA जो होता है वो RNA में कन्वर्ट होता है. ओके, शुरुआत होती है. So coming to the elongation in prokaryotes. So RNA polymerase continues to incorporate nucleotides 3 to 10 prime, at which the polymerase undergoes another conformation change and move away from promoter, termed as promoter clearance. ये मैं सब आपको समझा चुका हूँ. These are just the notes which you can take on. Okay, so it begins with the release of sigma subunit from polymerase. The dissociation of sigma allows RNA polymerase to proceed along with DNA template, synthesizing mRNA into 5' to 3' direction. Okay, and किस रेट से होता है, 40 nucleotides per second, and the pyrophosphate is released along each cycle of polymerization. PPI is rapidly degraded to 2 mole of inorganic phosphate. Okay, अब ये जो हमारे पास पायरोफॉस्फेट है ये डिग्रेड हो जाता है किसमें, 2 मोल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. किससे, बाय यूबिक्विटस पायरोफॉस्फेटेज. ये जो है ये हमारा एंजाइम है, ठीक है. और ये यूबिक्विटस क्या होता है, मतलब हमेशा प्रेजेंट होता है, एवरी टाइम. यूबिक्विटस इज नॉट लाइक एनीथिंग कि इस पायरोफॉस्फेटेज का नाम हो आगे या इसको प्रीफिक्स नहीं होता है. इट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली. ओके, तो एंजाइम का नाम कौन सा हमारा, पायरोफॉस्फेटेज, बस. ओके, एंड इट प्रोवाइड्स द irreversibility on overall synthetic reaction, and the extent of transcription bubble is constant throughout transcription and has been estimated to be 20 base pair per polymerase molecule. The RNA polymerase has the intrinsic unwinding activity that opens the DNA helix. Topoisomerase both precedes and follows the progressing RNA polymerase to prevent the formation of
super helical tension that would serve to increase the energy required to unwind the template DNA ahead of RNA polymerase. एक एंजाइम का नाम मैं आपको बताना भूल गया था वहां पे, that is topoisomerase. ये क्या करता है, ये it precedes and follows the progressing RNA polymerase. ये किसके पीछे किसको फॉलो करता है, RNA polymerase को. ओके, एंड ये क्या प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव सुपर हेलिकल टेंशन ना वहां पे फॉर्म हो जाए. ओके, एंड वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये अनविंड करता है किसको, डीएनए को. अगर डीएनए अनविंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा. आरएनए पॉलीमरेज एक्ट नहीं करेगा, अगर यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एक्ट नहीं करेगा किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. ओके, so base pairing between DNA and RNA is not stable enough. Thus, RNA polymerase act as a stable linker between DNA template and nascent RNA strands to ensure elongation. Now coming to row independent termination in prokaryotes. What is row independent termination? So the sequences with the DNA code consisting of inverted repeats and upstream of termination point is called as row independent termination. Okay, so जैसे कि यहाँ पे T को कौन कोड कर रहा है, A, G को कोड कर रहा है, C, C को G, G को C, इसी तरह हमारा ये सारा है. So this is transcription of one unit. So this is DNA with inverted repeats. Okay, and जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सिर्फ ऊपर वाले का होगा. Okay, एंड ऊपर वाला का देखो, आप देख रहे होगे यहाँ पे टी का यू, जी का सी, सी का सी रह जाता है क्योंकि साइटोसाइन सेम रहता है, गुआनाइन सेम रहता है. चेंज क्या होता है, थाइमीन. थाइमीन डीएनए में होता है जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल. एंड इट फाइनली फॉर्म्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. कैसे फॉर्म होगा, फोल्ड होकर, एंड इट फॉर्म्स अ stem loop in RNA. Immediately upstream form a run of uracils leads to termination of transcription. Okay, so यहां पर हम ये देख रहे थे कि RNA इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे RNA डिपेंडेंट टर्मिनेशन देखेंगे. सो होता क्या है कि RNA डिपेंडेंट टर्मिनेशन में कि ये जो देयर विल बी UAG. UAG क्या होता है, स्टॉप कोडॉन. So what rho factor does कि rho factor binds to the specific sites on the naked DNA. यहाँ पे जो बनता जाएगा DNA ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा. ठीक है ना, जब ये बाइंड करेगा तो ये ध्यान रखेगा कि ये राइबोसोम में नहीं गया है, क्योंकि अगर राइबोसोम में चला गया तो वहां पर क्या बन जाएगा, ये वहां पर प्रोटीन बन जाएगा. So what after that happens, that rho catches up with polymerase melting RNA DNA duplex causing polymerase to dissociate. और यहां पर ये इसको अलग कर देगा. ठीक है, so now termination of transcription in prokaryotes. So what happens, there is DNA depending on the gene being transcribed. Okay, and there are two kinds of termination signals. One is protein based and the other is RNA based. So RNA dependent termination is controlled by rho protein which tracks along the polymerase on the growing mRNA. Near the end of the gene, the polymerase encounters a run of G nucleotide on the DNA template and it stalls. As a result, the rho protein collides with the polymerase. Okay, so now what happens, the interaction with rho releases the mRNA from the transcription bubble. And the rho independent termination is controlled by specific sequences in DNA template strand. मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, सिर्फ यहाँ पर उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं. Okay, so what happens after that कि as the polymerase nears the end of gene being transcribed, it encounters a region rich in cytosine and guanine nucleotides. Okay, after that what happens, उसके बाद जो होता है कि mRNA fold back on itself, वो फोल्ड हो जाता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री CG न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड टुगेदर. अब देखो AT एंड GC बाइंड तो हो ही रहा था, किसमें हो रहा था, DNA में. ठीक है, ये जो बेस पेयर्स होते हैं ये DNA में बाइंड होती हैं. RNA में भी C एंड G बाइंड हो रहा है. ओके, एंड देयर इज अ स्टेबल हेयरपिन दैट कॉजेज द पॉलीमरेज टू
stall as soon as it begins to transcribe the region in 80 nucleotides. यहां पे रुक जाता है, टू स्टॉल. ठीक है. सो जो बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन बनता है, वो होता है यूए रीजन ऑफ द mRNA transcripts, and it is a weak interaction with the DNA template. As compared to DNA, it is a weak interaction. Okay, so this coupled with stalled polymerase induces instability for the core enzyme to break away and liberate the new mRNA transcript. Okay, so class आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ओके, बाय बाय.